अध्याय 21। एक शर्मीला भाई। तेजी से धड़कते दिलों के साथ वे सभी आगे बढ़े और आलीशान धातु के पेड़ों के एक समूह के आगे एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य के सामने पहुंचे। रदगेदो ओगाबू के अधिकारियों के हाथों में था, जिनमें से एक दर्जन पुराने नोम से चिपके हुए थे और भागने के उसके प्रयासों के बावजूद उसे मजबूती से पकड़े हुए थे। रानी एन भी वहां थी, जो संघर्ष के दृश्य को गंभीरता से देख रही थी, लेकिन जब उसने अपने पूर्व साथियों को आते देखा तो वह शर्मिंदगी से दूर हो गई। एन और उसके अधिकारी वास्तव में देखने लायक थे। महारानी के कपड़े, जो कभी इतने भव्य और भव्य थे, अब सुरंग के माध्यम से उनके लंबे रेंगने से घिस गए और फट गए, जो वैसे उन्हें सीधे मेटल फॉरेस्ट में ले गया था। ये वास्तव में 3 गुप्त मार्गों में से एक था और तीनों में से सबसे कठिन था। एन ने न केवल अपनी सुंदर स्कर्ट और जैकेट फाड़ दी थी, बल्कि उसका मुकुट मुड़ गया था और टूट गया था, और यहाँ तक कि उसके जूते भी इतने कटे और कटे हुए थे कि वे उसके पैरों से गिरने के लिए तैयार थे। अधिकारियों की स्थिति उनके नेता से कुछ ज्यादा ही खराब थी, क्योंकि उनकी पतलून के घुटनों में छेद हो गए थे, जबकि छत और सुरंग के किनारों पर पत्थरों के नुकीले सिरे उनकी शानदार वर्दी के हर इंच को चीर कर रख देते थे। चट्टानी मार्ग के इन मासूम पीड़ितों से ज्यादा जर्जर और दयनीय सेना कभी किसी युद्ध से बाहर नहीं आई थी, लेकिन ये क्रूर नोम राजा से बचने का उनका एकमात्र साधन लग रहा था, इसलिए वे अपनी तकलीफों की परवाह किए बिना रेंगते हुए आगे बढ़े। जब वे मेटल फॉरेस्ट पहुंचे तो उनकी आंखों ने इतनी लूट देखी जितनी उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। फिर भी वे इस विशाल गुंबद में कैदी थे और अपने आसपास जमा धन के साथ भाग नहीं सकते थे। शायद ओगाबू के इस बैंड से ज्यादा दुखी और घर की याद करने वाले विजेताओं का समूह कभी अस्तित्व में नहीं आया। अपने शानदार जेल में कई दिनों तक भटकने के बाद वे ये जानकर डर गए कि रदगेदो उनके बीच आ गया है। अपनी दुखद स्थिति से हताश होकर अधिकारियों ने घर छोड़ने के बाद पहली बार साहस दिखाया और इस तथ्य से अनजान कि रदगेदो अब नोम्स का राजा नहीं था, उन्होंने खुद को उस पर फेंक दिया और उसे पकड़ने में सफल रहे जब उनके साथी साहसी मौके पर पहुंच गए। हे भगवान, बेत्सी चिल्लाई, तुम सबको क्या हो गया है? एन दुखी और क्रोधित होकर उनका स्वागत करने के लिए आगे आई। हमें एक छोटी सुरंग के माध्यम से गड्ढे से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो नुकीली और दांतेदार चट्टानों से घिरी हुई थी, उसने कहा, और न केवल हमारे कपड़े फटकर चिथड़े हो गए थे, बल्कि हमारा शरीर इतना जख्मी और दर्दनाक हो गया था कि हम हर जोर से अकड़ गए और लंगड़े हो गए। हमारी परेशानियों में ये भी शामिल है कि हम अभी भी कैदी हैं, लेकिन अब जब हम दुष्ट मेटल सम्राट को पकड़ने में सफल हो गए हैं तो हम उसे मजबूर करेंगे कि वह हमें आज़ाद कर दे। रदगेदो अब मेटल सम्राट या नोम्स का राजा नहीं रहा, फाइल्स ने उसे बताया। उसे क्वॉक्स ने पदच्युत कर दिया है और उसके राज्य से बाहर निकाल दिया है, लेकिन यहाँ नया राजा है जिसका नाम कलिको है, और मुझे आपकी महारानी को यह आश्वासन देते हुए खुशी हो रही है कि वो हमारा मित्र है। मुझे यकीन है कि मैं आपकी महारानी से मिलकर बहुत खुश हूँ, कलिको ने विनम्रता से झुकते हुए कहा, मानो रानी ने अभी भी शानदार पोशाक पहन रखी हो। अधिकारियों ने ये स्पष्टीकरण सुनकर रदगेदो को मुक्त कर दिया, किंतु चूंकि उसके पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं था, इसलिए वह वहीं खड़ा रहा और अपने पूर्व सेवक, जो अब उसके स्थान पर राजा था, के सामने नम्रतापूर्वक विनती करने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कलिको ने सख्ती से पूछा। क्यों? मुझे इतना खजाना देने का वादा किया गया था जितना मैं अपनी जेब में रख सकता था, रदगेदो ने उत्तर दिया। इसलिए मैं उसे लेने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं महाराज को परेशान नहीं करना चाहता था। तुम्हें हमेशा के लिए नोम्स देश छोड़ने का आदेश दिया गया था, कलिको ने घोषणा की। मैं जानता हूँ, और जैसे ही मेरी जेबें भर जाएंगी मैं चला जाऊंगा, रदगेदो ने विनम्रतापूर्वक कहा। तो फिर उन्हें भर दो और चले जाओ, नए राजा ने उत्तर दिया। रदगेदो ने आज्ञा का पालन किया। नीचे झुककर उसने मुट्ठी भर रत्न इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उन्हें अपनी जेबों में ठूंसना शुरू कर दिया। वे भारी चीजें थीं, ये हीरे और माणिक और पन्ना और नीलम और इसी तरह की अन्य चीजें, इसलिए कुछ ही समय में रदगेदो अपने वजन से लड़खड़ा गया, जबकि जेबें अभी तक भरी नहीं थीं। जब वह बिना गिरे और झुक नहीं सका,
तो बेत्सी और पॉलीक्रोम और रोज प्रिंसेस उसकी सहायता के लिए आई, बेहतरीन रत्नों को उठाकर उसकी जेबों में डाल दिया। अंत में ये सभी भर गए और रगगेडो ने एक हास्यास्पद दृश्य प्रस्तुत किया, क्योंकि निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के पास पहले कभी इतनी सारी जेबें नहीं थीं, या कोई भी जेब इतनी कीमती पत्थरों के संग्रह से भरी नहीं थी। उसने युवतियों को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद देना भूल गया, लेकिन उन्हें विदाई का एक उदास सिर हिलाया और जिस रास्ते से वह आया था उसी रास्ते से लड़खड़ाता हुआ चला गया। उन्होंने उसे चुपचाप जाने दिया, क्योंकि उसने जो कुछ भी लिया था उससे जमीन पर पड़े रत्नों के ढेर को शायद ही कोई हिलाया गया हो, वे इतने अधिक थे। साथ ही उन्हें उम्मीद थी कि उन्होंने अपमानित राजा को अंतिम बार देखा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि वह चला गया, बेत्सी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अगर वह लापरवाह नहीं होता और अपनी संपत्ति को मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च नहीं करता, तो ओक्लाहोमा पहुंचने पर उसके पास बैंक खोलने के लिए पर्याप्त धन होगा। लेकिन मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई, वह कहाँ है? शैगी ने उत्सुकता से पूछा। क्या तुमने उसे देखा है, रानी एन? तुम्हारा भाई कैसा दिखता है? रानी ने पूछा। शैगी ने जवाब देने में संकोच किया, लेकिन बेत्सी ने कहा, उसे बदसूरत कहा जाता है। शायद आप उसे इसी नाम से जानते होंगे। इस गुफा में हमने जिस एकमात्र व्यक्ति को देखा है, एन ने कहा, जब भी हम उसके पास गए वो हमसे दूर भाग गया। वो वहाँ उन पेड़ों के बीच छिपा रहता है जो सोने के नहीं हैं, और हम कभी भी उसका चेहरा नहीं देख पाए हैं। इसलिए मैं यह नहीं बता सकती कि वो बदसूरत है या नहीं। वह मेरा प्रिय भाई होगा, शैगी ने कहा। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, कलिको ने सहमति जताते हुए कहा। इस शानदार गुंबद में कोई और नहीं रहता, इसलिए कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन वह इन सभी चमकदार सुनहरे पेड़ों का आनंद लेने के बजाय उन हरे पेड़ों के बीच क्यों छिपता है? बेत्सी ने पूछा। क्योंकि वह प्राकृतिक पेड़ों के बीच भोजन पाता है, कलिको ने उत्तर दिया, और मुझे याद है कि उसने वहां सोने के लिए एक छोटा सा घर बनाया है। जहां तक इन चमकदार सुनहरे पेड़ों की बात है, मैं स्वीकार करती हूँ कि वे पहली नज़र में बहुत सुंदर हैं। कोई भी उनकी प्रशंसा करने से नहीं चूक सकता, साथ ही उनके नीचे बिखरे हुए बहुमूल्य रत्नों की भी, लेकिन अगर कोई उन्हें हमेशा देखता रहे तो वे बहुत ही पालतू हो जाएंगे। मुझे लगता है कि यह सच है, शैगी ने कहा। मेरे प्यारे भाई ने नकली पेड़ों की अपेक्षा असली पेड़ों को प्राथमिकता देना बहुत बुद्धिमानी भरा काम है। लेकिन आओ, हम वहां चलें और उसे खोजें। शैगी तुरंत ही हरे भरे बाग की ओर चल पड़ा, और अन्य लोग भी उसके पीछे पीछे चल पड़े, क्योंकि वे अपने लंबे समय से खोजे जा रहे खोए हुए भाई के अंतिम बचाव को देखने के लिए उत्सुक थे। बाग के किनारे से कुछ ही दूर पर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी देखी, जो टहनियों और सुनहरी शाखाओं को आपस में जोड़कर बड़ी ही चतुराई से बनाई गई थी। जैसे ही वे उस जगह के पास पहुंचे, उन्होंने एक आकृति देखी जो झोपड़ी में घुसी और अपने पीछे दरवाज़ा कसकर बंद कर लिया। झबरा आदमी दरवाजे की ओर दौड़ा और जोर से चिल्लाया, भाई भाई, कौन बुला रहा है? अंदर से एक उदास, खोखली आवाज आई। ये शैगी है, तुम्हारा अपना प्यारा भाई, जो तुम्हें लंबे समय से खोज रहा था और अब तुम्हें बचाने आया है। बहुत देर हो चुकी है, उदास आवाज ने जवाब दिया। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। ओह, लेकिन तुम इस बारे में गलत हो, शैगी ने कहा। रुबगेडो की जगह पर नोम्स का एक नया राजा है, जिसका नाम कलिको है, और उसने वादा किया है कि तुम आज़ाद हो जाओगे। स्वतंत्र? मैं स्वतंत्र होने की हिम्मत नहीं कर सकता, बदसूरत ने निराशा भरी आवाज में कहा। क्यों नहीं, भाई? शैगी ने उत्सुकता से पूछा। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है? बंद दरवाजे से जवाब आया। नहीं, बताओ भाई, उन्होंने क्या किया है? जब रगगेडो ने पहली बार मुझे पकड़ा था तो मैं बहुत सुंदर था। क्या तुम्हें याद नहीं है, शैगी? बहुत अच्छा नहीं, भाई, जब मैं घर से निकला था तब तुम बहुत छोटे थे, लेकिन मुझे याद है कि माँ तुम्हें सुंदर समझती थी। वह सही थी, मुझे यकीन है कि वह सही थी, कैदी ने विलाप किया। लेकिन रगगेडो मुझे चोट पहुंचाना चाहता था, मुझे पूरी दुनिया की नज़रों में बदसूरत बनाना चाहता था, इसलिए उसने एक दुष्ट जादू किया।
मैं सुंदर, या आप कह सकते हैं कि सुंदर, बहुत विनम्र होने के लिए बिस्तर पर गया था। मैं केवल ये दावा करूंगा कि मैं अच्छा दिखने वाला था, और अगली सुबह मैं पूरी दुनिया में सबसे भद्दा आदमी बनकर उठा। मैं इतना घिनौना हूं कि जब मैं आईने में देखता हूं तो मैं खुद को डराता हूं। बेचारा भाई, शैगी ने धीरे से कहा, और बाकी सभी लोग सहानुभूति से चुप हो गए। मैं अपनी शक्ल पर इतना शर्मिंदा था, शैगी के भाई की आवाज जारी रही, कि मैंने छिपने की कोशिश की, लेकिन क्रूर राजा रगगेडो ने मुझे नोम्स की पूरी सेना के सामने पेश होने के लिए मजबूर किया, जिनसे उसने कहा, देखो ये बदसूरत है। लेकिन जब नोम्स ने मेरा चेहरा देखा तो वे सब हंसने लगे और मजाक करने लगे, जिससे वे अपना काम करने से चूक गए। ये देखकर रगगेडो क्रोधित हो गया और उसने मुझे एक सुरंग में धकेल दिया, चट्टान के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया ताकि मैं बाहर न निकल सकूं। मैं सुरंग की पूरी लंबाई तक चलता रहा जब तक कि मैं इस विशाल गुंबद तक नहीं पहुंच गया, जहां अद्भुत धातु वन खड़ा है, और तब से मैं यही हूं। बेचारा भाई, शैगी ने दोहराया, लेकिन अब मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम आगे आओ और हम लोगों का सामना करो, जो तुम्हारे दोस्त हैं। यहाँ कोई भी तुम पर हंसेगा या मजाक नहीं करेगा, चाहे तुम कितने भी बदसूरत क्यों न हो। नहीं, सचमुच, उन सब ने विनतीपूर्वक कहा। लेकिन कुरूप ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। मैं नहीं कर सकता, उसने कहा, वास्तव में, मैं अजनबियों का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कितना भी बदसूरत क्यों न हो। शैगी मैन अपने चारों ओर खड़े समूह की ओर मुड़ा। मुझे क्या करना चाहिए? उसने दुखी स्वर में पूछा। मैं अपने प्यारे भाई को यहाँ नहीं छोड़ सकता, और वो उस घर से बाहर आकर हमारा सामना करने से इनकार कर रहा है। मैं तुम्हें बता दूंगी, बेत्सी ने जवाब दिया। उसे मुखौटा लगाने दो, वही विचार जिसकी मुझे तलाश थी। शैगी ने खुशी से कहा, और फिर उसने आवाज लगाई, भाई, अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगा लो, और फिर हम में से कोई भी यह नहीं देख पाएगा कि तुम्हारी शक्ल सूरत कैसी है। मेरे पास कोई मुखौटा नहीं है, कुरूप ने उत्तर दिया। देखो, बेत्सी ने कहा, वह मेरा रुमाल इस्तेमाल कर सकता है। शैगी ने कपड़े के छोटे से वर्ग को देखा और अपना सिर हिलाया। ये काफी बड़ा नहीं है, उसने आपत्ति जताते हुए कहा, मुझे यकीन है कि यह किसी आदमी का चेहरा छिपाने के लिए काफी बड़ा नहीं है। लेकिन वह मेरा इस्तेमाल कर सकता है। ये कहकर उसने जेब से अपना रुमाल निकाला और झोपड़ी के दरवाजे पर चला गया। यहाँ, मेरे भाई, उसने पुकारा, ये रुमाल लो और इसका एक मुखौटा बनाओ। मैं तुम्हें अपना चाकू भी दूंगा, ताकि तुम आंखों के लिए छेद काट सको, और फिर इसे अपने चेहरे पर बांध लो। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला, बस इतना कि बदसूरत आदमी अपना हाथ आगे बढ़ाकर रुमाल और चाकू ले सके। फिर दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। अपनी नाक के लिए छेद मत भूलना, बेत्सी चिल्लाई। तुम्हें सांस लेनी चाहिए, तुम्हें पता है। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। रानी एन और उसकी सेना आराम करने के लिए जमीन पर बैठ गई। बेत्सी हैंक की पीठ पर बैठ गई। पॉलीक्रोम ने हल्के फुल्के ढंग से रत्न जड़ित रास्तों पर ऊपर नीचे नृत्य किया, जबकि फाइल्स और राजकुमारी एक दूसरे का हाथ थामे हुए पेड़ों के बीच घूम रहे थे। टिक-टॉक, जो कभी थकता नहीं था, निश्चल खड़ा था। धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर से शोर सुनाई दिया। क्या तुम तैयार हो? शैगी ने पूछा। हाँ, भाई, जवाब आया और दरवाज़ा खोल दिया गया ताकि कुरूप व्यक्ति बाहर आ सके। बेत्सी शायद जोर से हंसती अगर उसे याद न होता कि शैगी का भाई उपहास के प्रति कितना संवेदनशील था, क्योंकि जिस रुमाल से उसने अपने चेहरे को छुपाया था वह लाल रंग का था जिस पर बड़े सफ़ेद पोल्का डॉट्स थे। इसमें 2 छेद किए गए थे आंखों के सामने, जबकि नाक के सामने 2 छोटे छेद किए गए थे जिससे आदमी खुलकर सांस ले सके। फिर कपड़े को बदसूरत आदमी के चेहरे पर कसकर खींचा गया और उसकी गर्दन के पीछे गांठ लगाई गई। उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो पहले अच्छे थे, लेकिन अब दुखद रूप से घिसे हुए और फटे हुए थे। उसके रेशमी मोज़ों में छेद थे और उसके जूते मुड़े हुए थे और उन्हें काला करने की ज़रूरत थी। लेकिन आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बेत्सी ने फुसफुसाते हुए कहा, जब बेचारा आदमी इतने सालों से कैदी है। शैगी ने आगे बढ़कर अपने नए भाई को दोनों हाथों से गले लगा लिया।
भाई ने भी शैगी को गले लगा लिया। फिर शैगी ने उसे आगे ले जाकर वहां मौजूद सभी लोगों से मिलवाया। यह नया नोम राजा है, उसने कलिको में आकर कहा। वो हमारा मित्र है और उसने तुम्हें तुम्हारी आज़ादी दी है। यह एक दयालु कार्य है, बदसूरत ने एक उदास आवाज में उत्तर दिया, लेकिन मैं इस भयानक स्थिति में दुनिया में वापस जाने से डरता हूँ। अगर मैं हमेशा के लिए नकाब पहने नहीं रहूंगा तो मेरा भयानक चेहरा सारा दूध खराब कर देगा और सारी घड़ियां बंद कर देगा। क्या किसी तरह से इस जादू को तोड़ा नहीं जा सकता? बेत्सी ने पूछा। शैगी ने उत्सुकता से कलिको की ओर देखा, जिसने अपना सिर हिलाया। मुझे यकीन है कि मैं जादू नहीं तोड़ सकता, उसने कहा। रगगेडो जादू का शौकीन था और उसने कई ऐसे जादू सीखे थे जिनके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। शायद रगगेडो स्वयं अपना जादू तोड़ दे, एन ने सुझाव दिया, लेकिन दुर्भाग्य से हमने बूढ़े राजा को भागने दिया है। कोई बात नहीं मेरे प्यारे भाई, शैगी ने सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम्हें फिर से पाकर बहुत खुश हूँ, हालांकि मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देख पाऊंगा। तो आइए हम इस खुशी भरे पुनर्मिलन का भरपूर आनंद उठाएं। इस कोमल भाषण से कुरूप को आंसू आ गए और आंसू लाल रुमाल को गीला करने लगे, इसलिए शैगी ने उन्हें अपने कोट की आस्तीन से धीरे से पोंछ दिया।